हेलो एवरीवन, डिटर्मिनेंट वीडियो सीरीज का ये है वीडियो नंबर 15 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स इक्वेशंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और साथ ही जानेंगे कि क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होता है, कब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और कब नहीं। साथ में उनके प्रूफ्स को भी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के साथ। सबसे पहले देख लेते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स इक्वेशंस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए हम ले लेते हैं 3 वेरिएबल्स का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये है हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। अब अगर इसे मैं मैट्रिक्स इक्वेशन की तरह रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? तो इस तरह हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स इक्वेशन में लिख सकते हैं। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके एड अप करते हैं, तो ये आ जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 और इसी तरह ये थर्ड इक्वेशन भी आ जाती है। तो यानी इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैट्रिक्स इक्वेशन में। और ये जो मैट्रिक्स है यानी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, इसको हम डिनोट करते हैं a से, कैपिटल A से इसको डिनोट करते हैं। इसका मतलब हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और जो वेरिएबल हमारे पास गिवन है, जैसे यहाँ x, y और z 3 वेरिएबल है, तो ये जो वेरिएबल की मैट्रिक्स है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल X से। और जो ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है यानी इक्वल टू के उस साइड जो कांस्टेंट है d1, d2, d3, उसकी जो मैट्रिक्स है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल B से। यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ax इज इक्वल टू b फॉर्मेट में, वेयर a इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x इज वेरिएबल मैट्रिक्स एंड b इज कांस्टेंट मैट्रिक्स। इसी तरह अगर कोई और वेरिएबल भी हमारे पास यहाँ पे एड अप होता से u, तो ये जो मैट्रिक्स है ये 4x4 की बन जाती। यहाँ पे वेरिएबल आ जाते x, y, z एंड u और इसी तरह कांस्टेंट भी 3 की बजाय 4 हो जाते। इसी तरह हम जनरलाइज करके किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ax इज इक्वल टू b फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इस तरह हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स इक्वेशन में लिख लिया। ये a की वैल्यू, ये x और ये b। अब हमें पता है कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस या तो कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो, लेकिन सॉल्यूशन हो, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। और जिस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब कंसिस्टेंसी चेक करने का क्राइटेरिया क्या है? हमें कैसे पता लगेगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट? तो मान लेते हैं कि ax इज इक्वल टू b कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास n वेरिएबल्स में। तो अब या तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब या तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का या तो नहीं होगा। तो उसके लिए हमें निकाल के देखना होता है a डिटर्मिनेंट की वैल्यू को। a डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आती है नॉन जीरो, मतलब अगर ये a मैट्रिक्स जो है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो आएगा नॉन जीरो। तो उस केस में सिस्टम जो होता है वो होता है कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन होता है, जो कि हम निकालते हैं x इज इक्वल टू
A इनवर्स B फॉर्मूले से, और इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए जो ये फॉर्मूला यूज करते हैं x इज इक्वल टू A इनवर्स B, इस मेथड को हम बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। अब ये कैसे आया इसकी बात थोड़ी देर बाद में करते हैं, पहले एक बार सिस्टम को पूरा समझ लेते हैं। अब ये भी तो हो सकता है ना कि A डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 आ जाए, तो क्या होगा? अगर A डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तब हमें चेक करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ A इंटू B की वैल्यू को। अगर ये वैल्यू भी, मतलब एडजॉइंट ऑफ A इंटू B की वैल्यू भी 0 आ गई तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम भी कंसिस्टेंट है, इसके होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये बात तो हो गई कि कंसिस्टेंट सिस्टम चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें निकालनी है A डिटर्मिनेंट की वैल्यू, यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अगर वैल्यू आती है नॉन जीरो तो इसका मतलब होगा यूनिक सॉल्यूशन, और उसको निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू A इनवर्स B यानी मैट्रिक्स मेथड से। अगर A डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो एडजॉइंट ऑफ A इंटू B की वैल्यू चेक करनी है, अगर तो वो भी 0 है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और सिस्टम होगा कंसिस्टेंट। लेकिन अगर A डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाए और एडजॉइंट ऑफ A इंटू B की वैल्यू आ जाए नॉन जीरो, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और सिस्टम को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी तो हमने देख लिया, लेकिन हम कैसे मान लें? तो इसके लिए हम वन बाय वन सभी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट था इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन सिस्टम AX इज इक्वल टू B हैज यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x इज इक्वल टू A इनवर्स B। हमने क्या किया था? पहला कॉन्सेप्ट कि अगर A डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है, इसका भी तो यही मतलब है, A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगी? जब A डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि A डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होता था? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, और वो हम कैसे देते थे? x इज इक्वल टू A इनवर्स B से। यहां हमें जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है वो है AX इज इक्वल टू B। साथ ही हमें गिवन है A डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर A डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 तो इसका मतलब A मैट्रिक्स जो है वो इनवर्टिबल है, यानी A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो क्या हम इस इक्वेशन को दोनों साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि हमें प्रूव करना है कि जो सॉल्यूशन है दैट इज x इज इक्वल टू A इनवर्स B, यानी सॉल्यूशन में A इनवर्स जो है वो आ रहा है। तो वो कहां से आएगा? जब हम इसको A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात यह है कि हम पोस्ट मल्टीप्लाई करें या प्री मल्टीप्लाई। अगर हम पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा x इंटू A इनवर्स, तो उससे हमें कोई सॉल्यूशन आगे नहीं मिलेगा। अगर हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो A इनवर्स इंटू A आ जाएगा यहाँ पे, तो उससे कुछ मिल सकता है। तो प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं A इनवर्स से। तो ये आ जाएगा A इनवर्स इंटू AX इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। अब यहां A इनवर्स इंटू A किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। ये वाला x एज इट इज और A इनवर्स B भी एज इट इज। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू x मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा? x के इक्वल, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स इटसेल्फ आंसर आता है, इक्वल टू एज इट इज A इनवर्स B एज इट इज। तो यहां पे हमने ये तो प्रूव कर दिया कि जो सॉल्यूशन है, यानी वेरिएबल्स की वैल्यू जो निकलेगी, x की जो वैल्यू निकलेगी वो किसके इक्वल आएगी? A इनवर्स B के इक्वल, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये है तो फर्स्ट केस तो हमारा ये प्रूव हो गया कि सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू A इनवर्स B। लेकिन हमें यहां ये भी तो प्रूव करना है
कि ये सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन कैसे प्रूव करेंगे? उसके लिए हम मान लेते हैं कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन नहीं है बल्कि दो सॉल्यूशन है, और उसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। यहां पे हमने मान लिया कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक ना होके दो सॉल्यूशन है x1 एंड x2। तो अब अगर x1 एंड x2 इसके सॉल्यूशन है तो वो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। तो अगर सेटिस्फाई करेंगे तो x1 की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर सकता हूं, तो इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। और इसी तरह अगर x2 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का तो वो भी इसको बैलेंस करेगा और सेटिस्फाई करेगा। तो उसको हम लिख सकते हैं ax2 इज इक्वल टू b। अब ax1 भी b के इक्वल है, ax2 भी b के इक्वल है, तो क्या मैं लिख सकता हूं ax1 इज इक्वल टू ax2, क्योंकि b यहां भी राइट हैंड साइड में है, b यहां भी राइट हैंड साइड में है। तो इसका मतलब हो गया ax1 इज इक्वल टू b, और b की वैल्यू यहां से है ax2, तो ax1 जो है वो ax2 के इक्वल है। दोनों साइड हम a इनवर्स से p मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब a इनवर्स इंटू a किसके इक्वल हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। ये वाला x1 एज इट इज, यहां से भी a इनवर्स इंटू a आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, और x2 जो है वो एज इट इज। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू x1, तो वो किसके इक्वल बचेगा? x1 के इक्वल इज इक्वल टू ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू x2, वो किसके इक्वल बचेगा? x2 के इक्वल, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाता है। तो यहां अब कंक्लूजन क्या निकला? हम x1 और x2 दो सॉल्यूशन मान के चले थे, तो उससे आ गया ax1 इज इक्वल टू b एंड ax2 इज इक्वल टू b, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन जो हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। उससे क्या आ गया कि ax जो है वो ax2 के इक्वल है, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, a इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया प्री, उससे क्या वैल्यू आ गई? i इंटू x1 इज इक्वल टू i इंटू x2। तो इससे क्या निकला कि x1 जो है वो x2 के इक्वल है। ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। तो इससे प्रूव हो गया कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है ये यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर a डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। सेकंड हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो था इफ a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 and adjoint of a into b is equal to 0, that means null matrix, then system is consistent and has infinitely many solutions। तो यहां हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax is equal to b, साथ ही हमें गिवन है a डिटरमिनेंट is equal to 0। अब अगर a डिटरमिनेंट 0 है तो इसका मतलब A मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल नहीं है, मतलब A इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस सिस्टम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि A क्या होती है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, X क्या होती है? वेरिएबल मैट्रिक्स, और B जो है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स होती है। तो इसको मैं A इनवर्स से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता क्योंकि A इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो ये मैट्रिक्स को हम किसी नंबर में रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं? हमने एपिसोड 10 में पढ़ा है कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू a डिटरमिनेंट इंटू आई के इक्वल होता है, और a डिटरमिनेंट जो है वो क्या होता है? नंबर। तो इस तरह हम नंबर फॉर्म में इसको रिड्यूस कर सकते हैं और वहां से सॉल्यूशन निकल सकता है। तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एडजॉइंट ऑफ a से दोनों साइड। अब यहां एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, क्या मैं इसको लिख सकता हूं a डिटरमिनेंट इंटू आई? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रॉपर्टी से हमने एडजॉइंट ऑफ a इंटू a को लिख दिया a डिटरमिनेंट इंटू आई, ये वाला x एज इट इज, और यहां पे एडजॉइंट ऑफ a इंटू b एज इट इज। अब a डिटरमिनेंट को लिख लेते हैं एज इट इज,
आई इंटू एक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू कोफिशिएंट मैट्रिक्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो आ जाएगा एक्स, और यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी एज इट इज। यहां ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 गिवन है, तो ए डिटर्मिनेंट तो जो है वो 0 है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ए डिटर्मिनेंट 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग 0 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो है 0। अगर इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है तो ये वाली जो वैल्यू है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वो भी 0 आनी चाहिए, तभी ये सिस्टम जो है वो बैलेंस होगा। अगर ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 आ जाए तो एक्स की आप कोई भी वैल्यू डाल लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 रहेगी, राइट हैंड साइड भी 0 रहेगी और सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू भी 0 हो जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, यानी ये दोनों 0 हो जाएं तो जो ये सिस्टम है ये कंसिस्टेंट होगा, मतलब इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा। और वो कितने सॉल्यूशन होंगे, आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, सबके लिए इक्वल रहेगी, तो इसका मतलब हो गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। थर्ड कंडीशन जो हमने की थी वो क्या थी कि इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज नो सॉल्यूशन। तो वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ax इज इक्वल टू बी, ये तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें दिया हुआ है, a डिटर्मिनेंट 0 है, तो सेम वही एडजॉइंट ऑफ a से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो एडजॉइंट ऑफ a इंटू a आ गया a डिटर्मिनेंट इंटू i, x एज इट इज, और ये आ गया एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। a डिटर्मिनेंट एज इट इज, i इंटू एक्स जो है वो x के इक्वल, और ये वैल्यू आ गई एडजॉइंट ऑफ a इंटू b के इक्वल। तो यहाँ a डिटर्मिनेंट तो हमें दे रखा है 0, तो अगर ये भी 0 हो, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी 0 के इक्वल ना हो तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई 0 लेकिन राइट हैंड साइड 0 के इक्वल नहीं है, तो उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, सिस्टम बैलेंस नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड आ रही है 0, राइट हैंड साइड का हमें पता नहीं कि उसकी क्या वैल्यू आएगी, पर वो 0 नहीं है ये हमने माना है। तो अगर 0 नहीं है तो सिस्टम बैलेंस नहीं हुआ, सिस्टम बैलेंस नहीं हुआ तो कोई सॉल्यूशन उसका नहीं निकलेगा। सो इफ a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इज नॉट इक्वल टू 0, का मतलब हो गया कि सिस्टम जो है वो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं। तो नटशेल में कंक्लूजन ये है कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax इज इक्वल टू b है आपके पास और आपने चेक करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले आपने a डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के देखनी है। अगर a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है नॉन जीरो तो इसका मतलब हो गया कि सिस्टम है कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन होगा, जिसको हम निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू a इनवर्स b से, बोलते हैं इसको मैट्रिक्स मेथड। अगर a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है 0, तब आपको एडजॉइंट ऑफ a इंटू b की वैल्यू निकाल के देखनी है। अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू b की वैल्यू भी 0 आती है तो इसका मतलब ये हो गया कि सिस्टम जो है वो है कंसिस्टेंट और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अगर a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है लेकिन एडजॉइंट ऑफ a इंटू b की वैल्यू आती है नॉन जीरो, तो इसका मतलब सिस्टम इनकंसिस्टेंट है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus 2y is equal to 2 and 2x plus 3y is equal to 3। तो सबसे पहले अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैं मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखते हैं।
यहाँ पे ए क्या होता है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो x का कोफिशिएंट फर्स्ट केस में क्या है 1, तो 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव 2, तो पॉजिटिव 2 आ जाएगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव 2, तो उसको ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव 3, तो दो वेरिएबल हैं यहाँ पे x और y, तो इसलिए A मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो बनेगी 2/2 की। x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x होता है वेरिएबल मैट्रिक्स, और यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं x और y, दो वेरिएबल हैं, तो x और y वेरिएबल की कॉलम मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कैपिटल X मैट्रिक्स। और B क्या होता है कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो B जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 2 और 3 के इक्वल। तो ये तो हो गई रिप्रेजेंटेशन A, X और B की। अब हमने चेक करनी है सिस्टम की कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें निकाल के देखनी होती है A डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो इस केस में A डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 2 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1, बिल्कुल सही। तो A डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -1, इसका मतलब क्या हो गया कि A डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, और अगर A डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता तो इसका मतलब है सिस्टम है कंसिस्टेंट और इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x - y = 5, x + y = 4, और हमें चेक करनी है सिस्टम की कंसिस्टेंसी। तो सबसे पहले द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax = b, वेयर a क्या होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ x का कोफिशिएंट है 2, तो 2 आ गया। y का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, ये नेगेटिव अवॉइड नहीं करना आपने। यहाँ पे x का कोफिशिएंट +1 और यहाँ y का कोफिशिएंट जो है वो भी +1। x किसके इक्वल हो जाएगा, वेरिएबल्स यहाँ पे दे रखे हैं x और y, तो x और y का कॉलम मैट्रिक्स उसको हम बोलते हैं कैपिटल X, और जो B होता है वो होता है कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो इस केस में B की वैल्यू आ जाएगी 5 4 कॉलम मैट्रिक्स। अब कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमें सबसे पहले A डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो निकालिए A डिटर्मिनेंट की वैल्यू। थ्री इज द राइट आंसर। तो यहां A डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 3, उसका मतलब हो गया कि A डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, और अगर A डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब सॉल्यूशन यूनिक होगा, और सिस्टम जो ये है वो है कंसिस्टेंट। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + 3y = 5, 2x + 6y = 8। तो सबसे पहले वही स्टेप, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax = b, वेयर a क्या हो जाएगा, यहाँ पे a होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x का कोफिशिएंट यहाँ पे है +1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है +3, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2, और y का कोफिशिएंट जो है वो है +6, और जो ये x मैट्रिक्स होती है वो होती है वेरिएबल मैट्रिक्स। यहाँ पे वेरिएबल जो है वो है x और y, तो इसको लिख देंगे हम x y वेरिएबल मैट्रिक्स जो कि है कॉलम मैट्रिक्स। और b किसके इक्वल है, यहाँ पे b होता है कांस्टेंट मैट्रिक्स, और कांस्टेंट्स की वैल्यू है 5 और 8, तो उसको लिख लेते हैं हम ऐसे। अब कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें निकाल के देखनी है A डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो जल्दी से A डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए। यहां A डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है 0, यानी हमें अब आगे मूव करना पड़ेगा और निकालनी पड़ेगी एडजॉइंट ऑफ A इंटू B की वैल्यू। अगर एडजॉइंट ऑफ A इंटू B की वैल्यू आ गई 0, तो इसका मतलब सिस्टम है कंसिस्टेंट और होंगे
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू आई नॉन जीरो तो इसका मतलब सिस्टम इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। तो एडजॉइंट ऑफ ए शॉर्टकट मेथड से हम निकाल सकते हैं। क्या करना है हमें, जो ए मैट्रिक्स है इसके जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको कर देना है स्वैप, और जो ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके कर देने हैं साइन चेंज। तो ये वैल्यू आ गई एडजॉइंट ऑफ ए की। बी की वैल्यू है हमारे पास 5 and 8, ये ऑलरेडी गिवन है। अब हमें निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये है, इसको चिपका देते हैं। बी की वैल्यू है ये, इसको लिख देते हैं यहां पे। इसको मल्टीप्लाई करना आपको आता है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 into 5 दैट इज 30 प्लस -3 into 8, तो 8 into -3 दैट इज -24। तो ओवरऑल वैल्यू आ गई 30 - 24 दैट इज 6, बिल्कुल सही। और जो सेकंड वैल्यू आएगी वो -2 into 5 दैट इज -10 प्लस 1 into 8, तो -10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, -2। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया। तो इस केस में क्या हो गया है, ए डिटर्मिनेंट तो है जीरो के इक्वल, बट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो है नॉन जीरो। तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। अब आपका काम है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 फिर से करके देखना है और साथ में ट्राई करने हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। यहां तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सबके साथ। और अगर कोई डाउट या क्वेश्चन आ रहा है आपके मन में तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।